गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सब जानते हैं सेल चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग फिर से क्वेश्चन नंबर 41 लेकर के उपस्थित हूँ आप सबके सामने। देखिए क्वेश्चन को पहले से लिखा जा चुका है। लेड एसिड सेल का उपयोग होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं। वीडियो पॉज करिए और स्वयं से सॉल्व करिए, टिक मारिए, ठीक ना। लेड एसिड सेल का उपयोग होता है। तो लेड एसिड सेल का उपयोग कहाँ करते हैं? ऑटोमोबाइल में, क्वार्ट्ज घड़ी में, पोर्टेबल रेडियो रिसीवर में और ये सभी। देखो रेडियो रिसीवर में तो लेड एसिड बैटरी लगती नहीं है, ड्राई सेल लगती है। रही बात क्वार्ट्ज घड़ी में, क्वार्ट्ज घड़ी में जो है मरकरी सेल या बटन सेल ये सब लगती हैं, ठीक ना। और रही बात लेड एसिड सेल तो कहाँ यूज होगा? ऑटोमोबाइल में, यानी कि ऑटोमोबाइल यानी कि वाहन में, कोई भी वाहन हो सकता है। ऑटोमोबाइल के अंदर हर प्रकार के वाहन आते हैं, ठीक। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए सही कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, लेड एसिड बैटरी प्लेट को शक्ति किस धातु द्वारा प्रदान की जाती है? क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल लिखा हुआ है। लेड एसिड बैटरी प्लेट को शक्ति किस धातु द्वारा प्रदान की जाती है? जस्ता, टिन, एंटीमनी, तांबा। तो प्लेट जो होता है, लेड एसिड बैटरी की जो प्लेट होती है वह प्लेट रेड लेड की बनी होती है, कांच की जाली होती है, उसमें रेड लेड की लुगदी होती है यानी पेस्ट होता है, उसे भर के धन प्लेट और ऋण प्लेट बनाई जाती है। तो ये जितना मटेरियल दिया गया है, जस्ता, टिन, एंटीमनी, तांबा, हमारी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। क्वेश्चन का मतलब भी नहीं समझ में आ रहा है कि लेड एसिड बैटरी प्लेट को शक्ति किस धातु द्वारा प्रदान की जाती है। तो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को आप पेंडिंग में छोड़ दीजिए। आंसर मैं बता दूं, जो बुक में लिखा है एंटीमनी आंसर लिखा है, लेकिन कैसे लिखा है इसका रीजन अभी हमें क्लियर नहीं है। आपको डाउट क्लियरिंग सेशन लास्ट में लेंगे, जो 2-4 क्वेश्चन छूटे रहेंगे पूरे, वो मैं वहाँ पर आपको क्लियर करूँगा। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं 43। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 43। लेड एसिड सेल में विद्युत अपघटन से पैदा होता है। लेड एसिड सेल में विद्युत अपघटन से क्या पैदा होता है? क्वेश्चन जो है ना, ऑप्शन पढ़िए, आपको लगेगा कि बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये जो क्वेश्चन इसके पहले बीता है 42, उसी तरह से मिलता जुलता है, लेकिन इसका आंसर हम कुछ हद तक निकाल लेंगे। लेड एसिड सेल में विद्युत अपघटन, देखो सेल में क्या होता है, सेल में धन प्लेट ऋण प्लेट तो रहती ही है, जो कि रेड लेड की बनी रहती है। साथ में सेल में H2SO4 भरा होता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। अब H2SO4 कंसनट्रेटेड नहीं होता है, डाइल्यूट होता है, तनु H2SO4 होता है, ठीक। तो जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, कोई भी विलयन में जब विद्युत धारा, या पानी में ले लीजिए, पानी में ही जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो क्या होगा? उस पानी का या विलयन का विद्युत अपघटन हो जाएगा, यानी कि विलयन अपने अवयवों में टूट जाएगा। तो जैसे जब हम इसमें सेल में विद्युत अपघटन की क्रिया प्रारंभ करेंगे तो उसके अंदर में जो H2SO4 है उसमें पानी भी मिला हुआ है, तो उसका अपघटन हो जाएगा। पानी जो होगा क्या होगा, वह पानी में जो अशुद्धियाँ होंगी वह पानी से अलग हो जाएंगी और तली में एकत्रित हो जाएंगी और आशुद्ध जल प्राप्त होगा। तो एक पॉइंट ये हो जाएगा आपका, आशुद्ध जल मिलेगा। और दूसरा पॉइंट जो होता है, जब विद्युत अपघटन होता है तो उसी दौरान चार्जिंग क्रिया भी होती है। तो चार्जिंग के दौरान हमने बताया हुआ है पहले भी, रासायनिक क्रिया इसकी ना हो तो देख लीजिएगा आप लोग। चार्जिंग के दौरान जो धन प्लेट और ऋण प्लेट दोनों पर H2SO4 बनता है। धन प्लेट पर जो रासायनिक क्रिया होगी उसमें भी H2SO4 बनेगा, और ऋण प्लेट पर जो रासायनिक क्रिया होगी उसमें भी H2SO4 बनेगा। यानी कि जब हम विद्युत धारा सेल में प्रवाहित कराएंगे, अर्थात सेल को हम चार्जिंग में लगाए तो सेल में विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हुआ। जैसे ही विद्युत धारा का प्रवाह शुरू होगा तो सेल के अंदर में जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें H2SO4 भी है और पानी भी है, क्योंकि डाइल्यूट H2SO4 है। तो पानी का विद्युत अपघटन हो जाएगा तो आशुद्ध जल मिलेगा और सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा, ठीक ना। यहाँ पर एक ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल व तनु लेड।
तनु लेड नहीं हो सकता है। लेड शीशा है, उसमें डाइल्यूट नहीं होता है कि पतला और मोटा कर दिया जाए, ठीक ना, ये गलत। दूसरा तनु लेड व शुद्ध जल, पहली बात तनु लेड आ गया यहाँ पर, ये गलत। तीसरा शुद्ध जल का अशुद्ध जल, अब शुद्ध जल का अशुद्ध जल क्या है, कोई मतलब नहीं है। और चौथा ऑप्शन है अशुद्ध जल मिलेगा और सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा। चार्ज बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और डिस्चार्ज बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा कम हो जाती है, पानी की मात्रा बढ़ जाती है। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी आप टिक कर लीजिए, यही ऑप्शन सही भी है। फिलहाल इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग वाले होते हैं, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो बहुत सी सोच समझ करके आपको आंसर करने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 44, कथन 1, चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल में से गैसें निकलती हैं। कथन नंबर 2, चार्जिंग के समय निकिल सेल में से किसी भी प्रकार की गैस नहीं निकलती है। तो आपको बताया जा चुका है कि जो लेड एसिड सेल होती है उसमें चार्जिंग के दौरान गैसें निकलती हैं और वो ज्वलनशील होती हैं, ठीक। इसलिए जिस कमरे में बैटरी को चार्ज किया जाता है उस कमरे की खिड़की और दरवाजे खोल दिए जाते हैं ताकि शुद्ध वायु का निर्बाध आवागमन हो सके। तो दूसरा आता है चार्जिंग के समय निकिल सेल में से कह रहा है। तो देखो निकिल आयरन सेल भी सेकेंडरी सेल है, लेकिन निकिल आयरन सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है वो एज ए पेस्ट यानी कि लुगदी के रूप में होता है, और एक तरह की ड्राई सेल होती है निकिल आयरन सेल, उसे उल्टी सीधी किसी भी प्रकार से किसी भी अवस्था में प्रयोग किया जा सकता है, ठीक। चार्जिंग के इस प्रकार की सेलों में कोई छिद्रयुक्त ढक्कन नहीं होता है क्योंकि चार्जिंग के दौरान इनमें से किसी भी प्रकार की कोई गैस बाहर नहीं निकलती है। इसलिए निकिल आयरन सेल, निकिल कैडमियम सेल, लिथियम आयन सेल, इन सेलों में ये सब हैं सेकेंडरी सेल, यानी कि बार बार चार्ज रिचार्ज की जा सकती हैं, लेकिन इनमें जो पेस्ट होता है वह लिक्विड, इनमें जो इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है वह लिक्विड नहीं होता है, वह पेस्ट के रूप में होता है, और इनमें चार्जिंग के दौरान किसी भी प्रकार की गैस नहीं निकलती है, ठीक। तो कथन 1 भी लिखा गया है जो सही है, और कथन 2 लिखा गया है वह भी सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 45, किसी द्वितीयक सेल की क्षमता की इकाई क्या है। द्वितीयक सेल की क्षमता की इकाई वोल्ट एम्पियर, किलोवाट, वाट घंटा, एम्पियर घंटा। तो देखो आपको बताया जा चुका है, बैटरी जब आप खरीदने जाते हैं तो ज़रूर आप पूछते हैं कि बैटरी कितने AH पावर की है। जब आप मोबाइल खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले यह बात ध्यान में रखते हैं और वो पूछते भी हैं विक्रेता से कि कितने mAh की बैटरी है, ठीक ना। तो mAh यानी कि मिली एम्पियर आवर। ऐसे बड़ी बैटरियों में AH पावर यानी कि जो इन्वर्टर हुआ, हमारे ऑटोमोबाइल्स हुई, उनमें जो बैटरी लगती है वो AH पावर में आती है क्योंकि बड़ी होती है साइज में वो। और दूसरा हो गया हमारा mAh, मिली एम्पियर आवर, ठीक है। तो बैटरी की क्षमता जो है mAh या फिर AH पावर में नापी जाती है। छोटी बैटरी है अगर तो mAh में, और बड़ी बैटरी है तो AH में नापी जाती है, ठीक। और ये सेकेंडरी सेल में होता है, प्राइमरी सेल में AH पावर या mAh पावर नहीं, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर आवर, ये वाला ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46। तब क्वेश्चन नंबर 46, जंग को लगने से रोकने के लिए लेड एसिड बैटरी के टर्मिनल पोस्ट पर कौन सा पदार्थ, कौन सा द्रव्य लगाया जाता है। तो लेड एसिड बैटरी का जो टर्मिनल पोस्ट होता है, ठीक ना, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से टर्मिनल पोस्ट होता है। इसी पर आप जो है टर्मिनल लगा करके नट बोल्ट से टाइट कर देते हैं। तो इस टर्मिनल पोस्ट पर कोरोजन दोष हो जाता है, यानी कि
वातावरणीय प्रभाव से इसके ऊपर जो है जंग लगना शुरू हो जाता है और सफ़ेद हल्का पीला रंग का पदार्थ इसके चारों ओर जो है जमा होने लगता है और धीरे धीरे जो क्या करता है, टर्मिनल को टर्मिनल पोस्ट से डिस्कनेक्ट कर देता है। तो उसी को हम कोरोजन बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं जंग से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, वैसलीन जो हम लोग मुंह पे लगाते हैं होठों पे, वो वैसलीन का लेप आप इस पे लगा सकते हैं। दूसरा यहाँ पर ऑप्शन लिखा हुआ है पेट्रोलियम जेली। वैसलीन क्या है, वैसलीन हम भी क्या करते हैं, वैसलीन को ठंडियों में यूज करते हैं, अपने होंठ पे चेहरे पर लगाते हैं वातावरणीय प्रभाव से बचने के लिए, ठीक ना। तो हमारे होंठ वगैरह फटने लगते हैं सर्दियों में, तो उनसे बचने के लिए हम पेट्रोलियम जेली का यानी कि वैसलीन का यूज करते हैं। वैसलीन एक प्रकार का पेट्रोलियम जेली है, यानी कि पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट है। तो पेट्रोलियम जेली का उपयोग यहाँ पर आप कर सकते हैं टर्मिनल पोस्ट पर लगा करके, ठीक है। और आजकल तो एक स्प्रे वगैरह भी आता है, गाड़ी वगैरह जब सर्विस कराने जाइए तो उसमें स्प्रे मार देते हैं लोग, लेकिन बहुत कास्टली पड़ता है, बहुत पैसा लेते हैं। तो फिलहाल ठीक है, आप पेट्रोलियम जेली जो है इस पर ऑप्शन नंबर सी पर टिक कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 47। लेड एसिड बैटरी की ऋणात्मक प्लेट का रंग होता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, कई बार आया भी एग्जाम में है ये। लेड एसिड बैटरी की ऋणात्मक प्लेट का रंग होता है, ऋणात्मक प्लेट, ठीक। निगेटिव प्लेट किस कलर की होती है, भूरा, ग्रे, सफ़ेद, काला। तो इसमें कुछ समझाना है नहीं, आप याद कर लीजिए। लेड एसिड बैटरी का जो निगेटिव प्लेट होता है वो ग्रे कलर का होता है, ठीक है, निगेटिव प्लेट ग्रे कलर का। अब आपके मन में ये भी डाउट क्वेश्चन आ सकता है कि तो सर धन प्लेट किस कलर की होती है। तो धन प्लेट जो होती है वो होगी ब्राउन कलर की, ठीक ना, याद कर लीजिए इसको। ऋण प्लेट ग्रे कलर की, धन प्लेट ब्राउन कलर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। तब देखिए क्वेश्चन नंबर 48। सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है जब उसे लंबे समय से कार्य में नहीं लिया जाता है। जब कोई सेल है और उसे लंबे समय से उपयोग में नहीं लिया जा रहा है तो उसके आंतरिक प्रतिरोध यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब कोई सेल है उसे हम प्रयोग में नहीं लेते हैं तो क्या होता है, जो सल्फर होता है H2SO4 में घुला हुआ सल्फर यह प्लेटों पर हार्ड होने लगता है और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो अगर किसी सेल को आप लंबे समय तक उपयोग में नहीं ले रहे हैं, अर्थात चार्ज और डिस्चार्ज नहीं हो रही है बैटरी और लंबे समय तक ऐसे ही पड़ी हुई है, तो उसका आंतरिक प्रतिरोध यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। चलिए तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, बी। ज़्यादा कुछ समझाना है नहीं इसमें। किसी स्टूडेंट को जो हम इस तरह से जैसे हम समझाते हैं नहीं समझ पा रहा है, वो बहुत ही कमज़ोर है और ऑनलाइन क्लासेज में हर बात को नहीं समझ पाता है, तो चाहे तो ऑफलाइन क्लास हमारी ले सकता है, ठीक ना। लोकेशन हमारी रहेगी इंडस्ट्रियल एरिया जगदीशपुर अमेठी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49। चार्जिंग के दौरान लेड एसिड सेल के बेंट प्लग को खुला छोड़ने का क्या कारण है। लेड एसिड सेल के बेंट प्लग यानी कि जो ढक्कन लगा होता है, छिद्रयुक्त ढक्कन, उसको खुला छोड़ने का क्या कारण है। चार्जिंग के दौरान गैसें निकलती हैं, अगर गैसें नहीं निकलेंगी तो बैटरी फट जाएगी, ठीक। तो गैस को निकलने के लिए हमें छिद्रयुक्त ढक्कन लगाना पड़ता है। तो ऑप्शन क्या होगा, बेंट प्लग को खुला छोड़ देना। खुला छोड़ देने का मतलब जनरली अगर गाड़ी वाड़ी में बैटरी है तब तो आप ढक्कन लगा के ही चलेंगे, नहीं तो गाड़ी में लगा है और झटका लगेगा तो क्या होगा, एसिड बाहर गिर जाएगा। लेकिन अगर आप कहीं घर में रख करके चार्ज कर रहे हैं तो ढक्कन को कोशिश करिए खोल दीजिए, बढ़िया आराम से अच्छे से गैस निकलती रहे, ठीक है। और गाड़ी वगैरह में जो बैटरी लगी है तो उसमें बीच बीच में आप देखते रहिए कि कहीं
ढक्कन का छिद्र जो है बंद तो नहीं हो गया है। एक बार हमारे साथ ऐसी दुर्घटना हो चुकी है, बैटरी पूरी की पूरी आधी ऐसे फट गई बीच से, और रीजन क्या था, सिर्फ यही रीजन है कि उसका छिद्र जो है ढक्कन का बंद था। तो इसलिए बीच बीच में देखना चाहिए इसको। तो मुक्त रूप से गैस निकलना यही जो है बेंट प्लग को खुला छोड़ने का कारण है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, निकिल आयरन सेल होता है तर द्वितीयक सेल, शुष्क प्राथमिक सेल, तर प्राथमिक सेल, शुष्क द्वितीयक सेल। तो निकिल आयरन सेल सेकेंडरी सेल की अगर हम बात कर रहे हैं तो सेकेंडरी में हमने पढ़ा है 4 प्रकार की सेल, एक लेड एसिड, दूसरी निकिल आयरन, तीसरी निकिल कैडमियम और चौथी लिथियम आयन। तो जिसमें से लेड एसिड सेल जो है ये इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट रहता है वह लिक्विड होता है। बाकी जो 3 बैटरियां हैं उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है वह लुगदी यानी कि पेस्ट के रूप में होता है। और उन तीनों बैटरियों में निकिल आयरन, निकिल कैडमियम और निकिल लिथियम, इन तीनों में चार्जिंग के दौरान कोई गैस नहीं निकलती है, कोई लिक्विड नहीं होता है, और एक सील पैक बंद बैटरी होती है सेकेंडरी में। और पहली वाली जो होती है हमारी लेड एसिड, वह जो है सील पैक बंद नहीं रहती है, उसमें लिक्विड भरा रहता है, चार्जिंग के दौरान गैसें वगैरह निकलती हैं। ठीक ना। तो यहाँ पर समझने की जरूरत है, तर पूछा, तर का मतलब जिसमें लिक्विड हो, तरी रहता हो, तराई बनी रहता हो, ठीक है ना। तो जिसमें लिक्विड भरा है वो तर द्वितीयक सेल। तो निकिल आयरन सेल किस में आएगा, और शुष्क तो आप समझ ही रहे हैं। तो निकिल आयरन सेल में एक शुष्क सेल है और कैसी है, सेकेंडरी है, द्वितीयक प्रकार की है। तो शुष्क द्वितीयक सेल ये होगा डी। लेकिन आपकी बुक में जो आंसर दिया गया है वो दिया गया है तर द्वितीयक सेल, जबकि ये गलत है, ये नहीं होगा, ठीक ना। शुष्क द्वितीयक सेल, बुक में कई जगह तमाम मिस्टेक्स हैं, तो हमको मिस्टेक्स को करेक्ट करके पढ़ना है। चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51, 0.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध व 1.5 वोल्ट ईएमएफ वाले कार्बन जिंक सेल, इसको अंडरलाइन करिए, कार्बन जिंक सेल को 9.5 ओम बाह्य प्रतिरोध से लोड किया गया है। परिपथ से होकर प्रवाहित धारा का मान मिली एम्पियर में परिकलित कीजिए। तो इतने ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। ये जरा ऑप्शन मिटा देता हूँ, नहीं तो स्पेस मेरे पास नहीं बचेगा। ऑप्शन आप क्वेश्चन को आप ना देख तो लिए ही है, 82 एम्पियर, 75 एम्पियर, 72 एम्पियर और 60 एम्पियर। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहली बात यहाँ पर मैंने अंडरलाइन क्यों किया, कार्बन जिंक सेल है। कार्बन जिंक सेल पढ़ाई गई है क्या आपको? बिल्कुल पढ़ाई गई है। कार्बन जिंक सेल यानी कि ड्राई सेल, प्राइमरी सेल में बताया गया है ना, शुष्क सेल, ड्राई सेल, उसमें कार्बन का एक रॉड रहता है और जिंक का कैथोड होता है किनारे किनारे। जो बैटरी हम लोग यूज करते हैं टॉर्च वगैरह में, अपनी घड़ी वगैरह में, कार्बन जिंक सेल ही होती है। तो इसलिए नाम भी ध्यान रखिएगा, ड्राई सेल का ही दूसरा नाम है कार्बन जिंक सेल, ठीक। अब दूसरी बात कह रहा है कि इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है और 9.5 ओम के बाह्य प्रतिरोध से लोड किया गया है, ठीक है। 9.5 ओम का एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो कि लोड का काम कर रहा है। परिपथ से होकर प्रवाहित धारा का मान मिली एम्पियर में निकालना है। इसके लिए सर्किट आप ऐसे बना सकते हैं कि सपोज दैट ये मान लीजिए एक बैटरी है जिसका वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। वही बैटरी जो हम लोग यूज करते हैं 1.5 वोल्ट की होती है टॉर्च वगैरह में, ठीक है। और यहाँ पर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिखा दीजिए इसे छोटा सा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 0.5 ओम, 0.5 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस दिखा दिए, ठीक है। अब क्या दिखा दें, इसको जो है एक बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दिया गया है। बाह्य प्रतिरोध यानी कि एक लोड, बाह्य लोड से जोड़ दिया गया है। वह लोड है 9.5 ओम का। तो यहाँ भी एक रेजिस्टेंस दिखा दीजिए आप ऐसे, ये है 9.5 ओम का,
चलिए, तो पूछ क्या रहा है, परिपथ से होकर प्रवाहित धारा कितनी करंट इसमें से फ्लो होगी। कहीं से भी किधर से भी करंट फ्लो करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आई यहाँ आई, ऐसे आई, ऐसे, ठीक है, इस तरह से आप दिखा सकते हैं। कितने एम्पियर की करंट आई बहेगी, तो आई फार्मूला आपके पास होता है B = I × R ओम के नियम से। तो यहाँ I = क्या हो जाएगा, B/R। आई आपको निकालना है, वोल्टेज आपको पता है, वोल्टेज कितना है, 1.5 वोल्ट की बैटरी है। रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस यहाँ ध्यान देना है कि 0.5 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का, और 9.5 ओम का लोड, बाह्य लोड लगा हुआ है। यानी कि दो रेजिस्टेंस आपको मिल रहे हैं, दोनों श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, 9.5 ओम और 0.5 ओम। तो आपका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा, आप ऐसे लिख सकते हैं, R + r। R बाह्य लोड का रेजिस्टेंस है और r इंटरनल रेजिस्टेंस है। यानी कि I = आप लिख सकते हैं 1.5 अपान R कितना हो गया, 9.5 प्लस r हो गया 0.5 = हो जाएगा 1.5 अपान ये हो जाएगा 10, यानी कि 1.0, ठीक, पॉइंट लग जाएगा ना, 9.5 + 0.5 तो यानी 10, और एक स्थान पे दशमलव लग जाएगा 1.0, यानी कि अब डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.5 ही आएगा एम्पियर, ठीक, 1.5 एम्पियर। लेकिन जो ऑप्शन आपके पास थे आंसर के, वो एक था 82 मिली एम्पियर, दूसरा ऑप्शन था आपके पास 75 मिली एम्पियर, और तीसरा ऑप्शन था आपके पास 72 मिली एम्पियर, और चौथा ऑप्शन था आपके पास 60 मिली एम्पियर, 60 मिली एम्पियर। इसमें से देखिए किसी से मैच हो रहा है, यह एम्पियर में निकला है, तो इसको क्या करना है, आपको मिली एम्पियर में निकालना है। मिली एम्पियर में निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 एम्पियर में 1000 एम्पियर, तो मिली एम्पियर में निकाल दीजिए, 1000 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1.5 × 1000, ये हो जाएगा 15, 3 बार 0 है, नोट कर लीजिए इसको, और एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, यानी कि आ जाएगा ये 1500 मिली एम्पियर, ठीक ना। तो कोई ऑप्शन है इसमें 1500 मिली एम्पियर, कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, तो फिर आंसर क्या करें। अब मेरे हिसाब से तो यही निकला है, यही करेक्ट है। चलो एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आपको बताता हूँ, ठीक है, एक बार और चेक कर ले रहा हूँ। ठीक है, हमने क्रॉस चेक कर लिया है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, आंसर आपका ठीक है, जो निकाला है आपने 1500 मिली एम्पियर वही ठीक है, ठीक ना। तो बाकी आपकी बुक में जो आंसर दे रहा है ना वो 75 मिली एम्पियर दे रहा है, बट वो गलत है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52। तब देखिए क्वेश्चन नंबर 52, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1, सूची 2। सूची 1 में क्या दिया गया है, सूची 1 में लेग्रांसी सेल, मतलब सेल के नाम लिखे गए हैं। सूची 2 में उनके वोल्टेज लिखे गए हैं। आपको मिलान करना है कौन सी सेल का कितना वोल्टेज होता है, ठीक ना। लेग्रांसी दिया है, लेड एसिड दिया है, डेनियल दिया है, लिथियम दिया है, इतना। तो थोड़ा सा ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में बात कर लेते हैं। चैप्टर तो आप लोग पढ़े ही होंगे, एक बार जो है हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहली सेल जो खोजी गई वो थी वोल्टाइक सेल, वोल्टाइक। इसका वोल्टेज कितना था, इसका वोल्टेज था 1.08 वोल्ट, क्लियर बात। इसके बाद जो खोजी गई ये वोल्टेज बहुत कम था, प्रयोगशाला तक ही सीमित था, इसे एक जगह दूसरी जगह भेजा नहीं जा सकता था। चलिए इसके बाद वोल्टाइक के बाद कौन सी आती है, वोल्टाइक के बाद आता है डेनियल। तो डेनियल का वोल्टेज कितना था 1.10 वोल्ट, ये थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ा। डेनियल ने कुछ समय बाद खोज किया और इनसे थोड़ा सा अधिक वोल्टेज लाया उसने, ठीक है। तीसरा सेल आती है डेनियल के बाद लेग्रांची, LECHLANCHE, लेग्रांची।
तो लेक्लांची का कितना वोल्टेज आया 1.46। अब देखिए धीरे धीरे क्रमवार इम्प्रूवमेंट चल रहा है। सबसे पहले वोल्टाइक ने बनाया सन 1800 में के आसपास में, तो इतना वोल्टेज आया। फिर धीरे धीरे देखिए इम्प्रूवमेंट का सिलसिला चल निकला है। ठीक, तो लेक्लांची के बाद कौन सी सेल आएगी? लेक्लांची के बाद आती है ड्राई सेल। ड्राई सेल का वोल्टेज कितना है 1.5 वोल्ट। अब वोल्टेज और बढ़ गया। अच्छा, ड्राई सेल के बाद फिर आती है मरकरी सेल, छोटी छोटी जो हमारी घड़ी में लगती है मरकरी। तो मरकरी सेल का वोल्टेज कितना था? मरकरी सेल का वोल्टेज आएगा 1.35 वोल्ट। मरकरी सेल के बाद आता है आपका सिल्वर ऑक्साइड सेल। सिल्वर ऑक्साइड का वोल्टेज 1.5 वोल्ट। ये दोनों सेल बटन सेल हैं, बट सिल्वर ऑक्साइड का वोल्टेज 1.5 वोल्ट है। इसके बाद अब आते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख देता हूँ, सेकेंडरी सेल की बात करते हैं, या इसी में भी आ जाएगा। तो सेकेंडरी सेल में लेड एसिड आती है, लेड एसिड। तो लेड एसिड का वोल्टेज कितना होता है 1.8 से लेकर के 2.2 वोल्ट होता है प्रति सेल। लेड एसिड के बाद क्या आता है निकिल आयरन। तो निकिल आयरन सेल का वोल्टेज कितना होता है 1.2 से 1.5 वोल्ट निकिल आयरन। इसके बाद फिर आता है निकिल कैडमियम। कैड लिख दिया हूँ, समझ जाइएगा। निकिल कैडमियम का वोल्टेज भी 1.2 से 1.5 वोल्ट होता है। अब इसके बाद कौन सी सेल आती है? निकिल कैडमियम के बाद लिथियम आयन। तो लिथियम आयन का वोल्टेज कितना होता है 3.6 से लेकर के 3.85 वोल्ट होता है लिथियम आयन। ये याद कर लीजिए, बहुत बार एग्जाम में आया है कि इस सेल का वोल्टेज कितना होता है। याद रहेगा तब तो लिखोगे। तो चलिए अब मिला लीजिए। लेक्लांसी सेल का वोल्टेज होता है 1.46। कहीं है नहीं, जाए दो, छोड़ दो। दूसरा लेड एसिड सेल। तो लेड एसिड सेल का वोल्टेज होता है 1.8 से 2.2 वोल्ट। 1.8 का मतलब होता है कि बैटरी डिस्चार्ज है, 2.2 का मतलब बैटरी फुल चार्ज है। ठीक ना? तो लेड एसिड सेल ये मिल गया इससे। चलो इसके बाद बताओ डेनियल सेल 1.1 या 1.10, एक ही बात हुई, चाहे 1.1 लिखे चाहे 1.10 है ना, ये लगा दीजिए इससे। इसके बाद लिथियम आयन, सबसे ज़्यादा वोल्टेज इसी में है लिथियम सेल में 3.60, ये अभी लास्ट में नीचे लिखा हूँ 3.60 से 3.85 वोल्ट। तो लिथियम सेल कहाँ है 3.60 है ना, 3.6 से 3.85, यहाँ पर 2.5 से लिखा है, कोई बात नहीं, जो लिखा है कुल मिला के 3.60 तक जा रहा है। हमने ये लिखा हुआ है जो हमें बुक में लिखा मिला है, ठीक ना, तो कोई बात नहीं, लगभग मिलता जुलता है। तो लिथियम आयन सेल को आप 2.5 वोल्ट से 3.5 वोल्ट पे लगा दीजिए। 2.5 वोल्ट मुझे जो समझ में आ रहा है कि एकदम डिस्चार्ज वाला लिखा होगा। अब बुक में इतना दिया गया है, अब यहाँ क्वेश्चन में ऑप्शन में ये दे दिया गया है। फिलहाल ठीक है, आप समझिए, ऐसे बहुत जगह मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में, वहाँ पर आपका अपना दिमाग लगाना है और अपने हिसाब से सोच के आंसर करना है। फिर आगे लेक्लांसी सेल, लेक्लांसी में आइए। तो लेक्लांसी का मैंने बताया 1.46 होता है, कहाँ लिखा है 1.46। अब यहाँ 1.46 है नहीं, तो 1.5 वोल्ट है, जो कि 1.46 के लगभग मिलता जुलता है। तो आप इससे इसको कर देंगे। ठीक, क्लियर? यहाँ एक डाउट भी कुछ लोगों को होता है, थोड़ा सा मैं डाउट क्लियर करना चाहता हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। चलिए मिटा दे रहा हूँ ये इतना। अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में हमने चर्चा करी थी
एक क्वेश्चन में बीच में एक लाइन अंडरलाइन करा था हमने, जिसका वहाँ पर लिखा था जिंक कार्बन सेल, इसी पर बोलना है थोड़ा सा, जिंक कार्बन सेल। तो देखिए यहाँ पर हम बताना चाहते हैं कि जिंक कार्बन सेल मतलब कोई अलग सेल नहीं है। हमने पिछले क्वेश्चन बताया था कि जो ड्राई सेल होती है उसे ही जिंक कार्बन सेल कहते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा सुधार करने की और आवश्यकता है। जो हमारा लेकलांची सेल है, लेकलांची सेल का ही शुद्ध और परिष्कृत रूप ड्राई सेल है। लेकलांची सेल में एक ऐसे बॉक्स हो गया, एक बॉक्स हो जाता है और जिसमें जो है जिंक का कैथोड हो जाता है और कार्बन का एनोड हो जाता है। अगर इसको हम एनोड मान लें प्लस, तो ये कार्बन का है, कैथोड मान लें तो ये जिंक का Zn, ठीक। तो क्योंकि इसमें जिंक का कैथोड है, कार्बन का एनोड यूज किया जाता है, इसीलिए इसको जिंक कार्बन सेल कहते हैं। यानी कि लेकलांची सेल को भी आप जिंक कार्बन सेल कह सकते हैं। और क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो होता है लिक्विड के रूप में भरा जाता है और इसका वोल्टेज है 1.46 वोल्ट। अब इसी को और थोड़ा सुधारा गया, सुधार करके इसको ड्राई सेल में बना दिया गया, शुष्क सेल। जो हम लोग घड़ी में, हाथ वाली घड़ी नहीं, दीवार वाली घड़ी और अपना टार्च वगैरह में यूज करते हैं, निप्पो वगैरह की, या पेंसिल सेल जो आती है इतनी बड़ी सी, वो सब, तो वो ड्राई सेल है, ठीक ना। तो उसका वोल्टेज है 1.5 वोल्ट, जो पेंसिल सेल की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसी लेकलांची सेल का परिष्कृत रूप है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट जो है लिक्विड के रूप में ना भर करके पेस्ट के रूप में भर दिया गया। तब उसमें इलेक्ट्रोलाइट में अमोनियम क्लोराइड है, कॉपर सल्फेट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तमाम चीज़ों का लुगदी बना करके फिर लगाया गया है, ठीक ना। और उसमें अभी चार्जिंग क्रिया के दौरान कोई गैस वैस नहीं निकलती है। चार्जिंग कह रहा हूँ, मतलब उसमें तो एक बार जो है वही है, चार्जिंग तो होती नहीं, यूज एंड थ्रो, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हैं डिस्चार्जिंग क्रिया के दौरान कोई गैस नहीं निकलती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो ड्राई सेल है, ड्राई सेल लेकलांची सेल का ही शुद्ध या ऐसा कह सकते हैं परिष्कृत रूप है और सुधरा हुआ रूप है। और जो ड्राई सेल है उसमें भी कार्बन की राड, कभी भी बैटरी फोड़ के आप देखे होंगे तो बीच में, या नहीं भी फोड़े होंगे, बीच में कार्बन की राड रहती है, ऊपर जो है ब्रास यानी कि पीतल की एक टोपी लगी रहती है, उसे पॉजिटिव मानते हैं, और नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसे निगेटिव मान लेते हैं। नीचे वाला जो पोर्शन होता है जस्ता बोलते हैं, जिंक, ठीक। पूरी बॉडी का के ऊपर एक पेपर लपेटा रहता है, मोटा सा पेपर हटा दीजिए तो पूरी बॉडी जिंक की रहती है। तो वहाँ भी जिंक का कैथोड यूज होता है, कार्बन का एनोड यूज होता है उस सेल में भी। इसलिए उस सेल को भी हम, यानी कि ड्राई सेल को भी हम जिंक क्या बोलते हैं, जिंक कार्बन सेल कह सकते हैं, ठीक। तो यानी कि लेकलांची सेल और ड्राई सेल दोनों को हम जिंक कार्बन सेल कह सकते हैं। यहाँ पर इतना था, थोड़ा सा सुधार करना था, जो कि पिछले क्वेश्चन में हमने वहाँ पर नहीं बोला था। चलिए तब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर अच्छा लगे तो थोड़ा सा चैनल को और आगे बढ़ाइए, मेरा भी उत्साहवर्धन हो। और बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म तो नहीं मिल पाया है मुझे बोलने के लिए, क्योंकि बहुत खर्चीला सब कुछ सेटअप होता है। फिलहाल अभी मुझे लग रहा है सफिशिएंट है, मैं अपनी बात आपके सामने रख पा रहा हूँ। और मेरे चैनल को थोड़ा सा और लोगों में जो छात्र हैं जो ITI कंपटीशन लेवल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या ITI कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं, उन लोगों के पास भी हमारे चैनल का लिंक पहुंचाइए, ताकि जो है सब्सक्राइबर्स वगैरह बढ़े और मेरा भी उत्साहवर्धन हो। थैंक्स।